ईपीएस 95 पेंशन पेंशनर्स का आखिरी पत्र पीएम मोदी के नाम। पढ़िए मजमून। पीएम के कार्मिक वादे पर विश्वास करते हुए श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और उनके संबंधित मंत्रालय से मिलने, समझाने और विभिन्न दस्तावेज, आंकड़े पेश किए जा चुके हैं। सूचनाजी न्यूज। छत्तीसगढ़। पेंशन भोगियों और सरकारी ईपीएफओ के बीच ठन गई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 1,000 रुपये को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ और पीएम मोदी तक हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स थक गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले पेंशनर्स की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचाई गई। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के मुखिया कमांडर अशोक राउत की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया था। 14 मार्च को लिखे गए पत्र में क्या क्या लिखा है, यह एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। तारीख के साथ बताया कब कब हुई मुलाकात। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कब कब सरकार से वार्ता हुई। पहला 4 मार्च 2020 एवं 5 अगस्त 2021 को व्यक्तिगत बातचीत। दूसरा ईपीएस 95 एनएसी वीवीआईपी आंदोलन 0403 दिनांक 4 मार्च 2024। ईपीएस 95 एनएसी वीवीआईपी आंदोलन 1203 12 मार्च 2024। श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के साथ अनेक बैठकें हो चुकी है। पीएम मोदी को लिखे पत्र का यह है मजमून। राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए उपरोक्त 2 बैठकों के दौरान आपके कार्मिक वादे पर विश्वास करते हुए श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और उनके संबंधित मंत्रालय से मिलने, समझाने और विभिन्न दस्तावेज, आंकड़े आदि प्रस्तुत करने के अपने प्रयास जारी रखे। अधिकारियों, ईपीएफओ आदि को भी, ताकि आपके बुजुर्ग नागरिकों को न्याय और जीने का अधिकार देने के दयालु वादे को पूरा करने में तेजी लाई जा सके। साथ ही हमने इस अवधि के दौरान प्रशासनिक मशीनरी में तेजी लाने के लिए ध्यानाकर्षण आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीके को जारी रखा। ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सरकार का ठेंगा। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखा दिए। सूचनाजी न्यूज। छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर संघर्ष का दौर जारी है। 1,000 रुपये पेंशन को 7,500 रुपये करने की पुरजोर वकालत की जा रही है। सरकार और ईपीएफओ पर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली जा रही है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर पेंशनर्स की जुबानी तैर रही है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगे दिखा दिए। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। सरकारी कामकाज पर आचार संहिता लागू हो गई। फिर भी देश के सेवानिवृत्त कामगारों ने अपना मुहिम अधिक तीव्रता से जारी रखा। मरता क्या नहीं करता। उन्होंने तय कर लिया कि जिन राजनैतिक दलों के जिन सांसदों ने आंदोलन उनका समर्थन किया था, उन सबको आम चुनाव में जीत के लिए वे उनकी मदद करेंगे, तथा जिन्होंने उनका विरोध किया था, चुनावी समर में हराने के लिए वे सक्रियता से कार्य करेंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी। इन बुजुर्गों को किसी विशेष दल से लगाव नहीं होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधों के केंद्र हैं। सरकार से एनएसी संघर्ष समिति की वार्ता भी बंद नहीं हुई है।
कहा जा रहा है कि बुजुर्गों की जीवन रक्षा के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। श्रम मंत्री ने वादा किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पति पत्नी लिए चुनाव से पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सरकारी योजना में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अंतरिम राहत के तौर पर 5,000 सभी के पेंशन में जोड़ दिए जाने का आश्वासन मिला रहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों को राज्य के वृद्धजनों को दिए जाने वाली रकम को इस समूह के पेंशनर्स, कामगारों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने एनएसी से कहा है कि पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्यूनतम पेंशन को 7,500+ मेडिकल की मांग को पूरा करने का वादा भी करेगी। ईपीएफओ और सरकार का सबसे आसान टारगेट पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशन पर वरदान श्राप तक की आई बात। पेंशनर्स ने कहा, देश के 75 लाख पेंशन भोगियों की जीवन रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ भी देना स्वीकार नहीं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर भड़ास कम नहीं हो रही है। पेंशनर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पेंशनर्स को सरकार से राहत मिली नहीं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जमकर बखिया उधेड़ी जा रही है। ईपीएफओ और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा है, सरकार ने जो किया है कुछ सोच कर ही किया होगा। वृद्धजनों को जो कहना था कह भी दिया है। 8 साल कोई कम वक्त नहीं होता है। देश के 75 लाख पेंशन भोगियों की जीवन रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ भी देना स्वीकार नहीं। सीबीटी के अध्यक्ष श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और ईपीएफओ को छल करने के लिए सबसे आसान टारगेट देश के बुजुर्गजन ही मिले। बहुत अच्छा किया इस सरकार ने कि कम से कम हमारे नेत्रों से आशा और विश्वास की अंधी पट्टी तो खोल दी। हम दीन हैं किंतु हीन नहीं। घर के बूढ़े बुजुर्ग सरकार को और कुछ क्या दे सकते हैं। पेंशनर्स ने आगे लिखा, कमांडर अशोक राउत ने सही कहा है कि वे खुश होकर वरदान दे सकते हैं और नाराज होकर श्राप। सरकार के अहंकार को यदि यह तुच्छ दिखाई दे तो हम और क्या कर सकते हैं। सरकार चाहे तो इस रकम को वापस ले सकती है। हाँ, 1,1500 की पेंशन की रकम जो वैसे ही बेमानी है, इस रकम को देश की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो इस रकम को वापस ले सकती है। हमें खोने के लिए और कुछ है भी नहीं। किंतु सरकार की नीतियों और नियत पर और अधिक भरोसा कैसे कर सकते हैं। जो होता है अच्छा ही होता है। एई कोरेछो भालो, निठुर एई कोरेछो भालो। हमारे वोटों या नोटा से इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पेंशनर्स के मन की बात को पढ़ने के बाद नितिन भागवत का जवाब आया। लिखा, शानदार पोस्ट। इंद्रनाथ ठाकुर जी, दुख बाटे थोड़ी पीड़ा कुछ समय के लिए सही आराम देती है, लेकिन हमारे वोटों या नोटा से इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपना दायरा दूसरे पार्टी को लोगों को लेकर बढ़ा रहे हैं। हमारा श्राप कहीं ना कहीं तरसाएगा। बाकी जो होना है होके रहेगा। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, पीएम मोदी की चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही पेंशनर्स को औसत 1,171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। सरकार से आश्वासन मिलते रहे, लेकिन अमल नहीं हो सका है। इस बात को लेकर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। पोस्ट के मजमून को आप भी पढ़िए।
पेंशनर्स के मन की बात कुछ इस तरह है। माननीय मोदी जी, आप चुप हैं। माना कि अभी चुनाव का दबाव है, लेकिन प्रश्न आपकी नीयत का है। ईपीएस 95 के 75 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यदि आपके हृदय में हमदर्दी है, तो फिर आप चुप क्यों हैं? अगर बुजुर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए, क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जा रही रकम ज्यादा है? क्या यह न्यायपूर्ण लगता है? पर्याप्त है? जबकि औसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। जो रकम ईपीएफओ के खाते में, क्या यह रकम उसके द्वारा जमा की गई मूलधन का समुचित ब्याज भी होता है? जो रकम ईपीएफओ के खाते में किसी कर्मचारी ने जमा की थी ताकि सेवाकाल के बाद उसके भविष्य के जीवनयापन के लिए होगा, कर्मचारी को वह जमा रकम सरकार वापस कर देती, मगर सरकार ने वह रकम जब्त कर ली। क्या यह न्याय है? जमा मूलधन का समुचित ब्याज। उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी अब सरकार अदा नहीं करना चाहती है। क्यों? जिस वक्त तत्कालीन सरकार संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी यह स्कीम लागू कर रही थी, सरकार ने सुनहले सपने दिखाए थे। कहा गया था कि सरकारी पेंशन से भी यह पेंशन बेहतर होगा। सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग हम सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग इस स्कीम में जमा करने के लिए तैयार थे। हमने जिसके लिए अलग से रकम भी कटवाए थे, लेकिन सरकार लेने से मना कर रही थी। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो सेल ने हमारी कुल जमा राशि को हमें वापस कर दिया था। उम्र 73 के पार और पेंशन 1505 रुपए। उस वक्त पेंशन मद में सिर्फ 6000 वेतन के अनुसार ही कटौती स्वीकार की गई थी। जो भी हो, इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। हमें हमारी पेंशन 58 साल के बाद दी जाने लगी, जब हम सेवा में योगदान कर ही रहे थे। हमारी सेवानिवृत्ति 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हुई थी। उसे भी बीते 13 साल हो गए हैं। अभी मेरी उम्र 73 के पार है और मुझे पेंशन 1505 रुपए दी जाती है। आप स्वयं भी मेरी व्यय के हो रहे हैं। क्या इतनी रकम मेरे और मेरी पत्नी के जीवनयापन के लिए अधिक है? मुझे व्यक्तिगत अधिक आय नहीं चाहिए। यह रकम हम दोनों के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। देशहित में इसका समर्पण करना पसंद। यदि देश के लिए मेरी इस सर्वस्व आय के समर्पण से लाभ हो तो मैं देशहित में इसका समर्पण करना पसंद करूंगा। फिर भी आप जैसे मनीषी चुप हैं। यह समझ नहीं पा रहा हूं। हमें लोकतंत्र नहीं, रामराज्य चाहिए। मैं आपके साथ था हूं और जब तक जीवन शेष है आगे रहना भी पसंद करूंगा।